हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज हम कैपिटल बजटिंग का नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं इस मेथड की, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में कि दो तरह की इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती है कैपिटल बजटिंग के अंदर, ट्रेडिशनल और टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली। तो जो ट्रेडिशनल मेथड थे, ये दोनों मेथड हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज़ करने वाली टेक्निक्स को। उसमें आपके तीन मेथड हैं प्राइमरली, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड और पीआई मेथड। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखो, हमने पहले भी वैसे इसका बेसिक डिस्कस कर लिया था जब हमने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग वाला टॉपिक जब हमने किया था। तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया था कि डिस्काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो आज आपके पास 100 रुपये हैं, इसको आप बैंक में जमा करवाते हो और 1 साल बाद वो 110 रुपये हो जाते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 साल बाद के जो 110 रुपये है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है एक तो, और दूसरा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कंसिडर करता है, क्योंकि इसमें हम डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो आपका इससे पहले वाला मेथड था जिसको हम पेबैक पीरियड मेथड कह रहे थे, वो भी कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड था, लेकिन उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे थे। इसमें हम डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे, वो हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डिस्काउंट रेट को यूज़ करते हैं। इस डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कट ऑफ रेट भी कहा जाता है। तो ये हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है या कट ऑफ रेट क्या होता है जब हम कॉस्ट वाला चैप्टर करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ये चीज़ें। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि इसमें आपको एक डिस्काउंट रेट दी होती है और उस डिस्काउंट रेट को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल दिया जाता है, कट ऑफ रेट भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जब आप लगा रहे हो तो उससे फ्यूचर में कितना कैश बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कैश इनफ्लो। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, यानी आज की डेट में उस फ्यूचर में जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लो। देखो कई बार तो क्या होता है, कैश आउटफ्लो एक सिंगल टाइम में होता है। जैसे आपने आज प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको आज ही 1 लाख रुपए देने हैं, तो आज 1 लाख रुपए देने हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1 लाख ही होगी। ठीक है। लेकिन कई बार आपको कैश फ्लो इंस्टॉलमेंट में भी करना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट में कैसे, जैसे मान लो आपने आज प्रोजेक्ट लगाया 1 लाख रुपए का, मान लो इसके जो 10 साल का ये प्रोजेक्ट है और हर साल मान लो आपको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जो है वो और स्पेंड करने पड़ते हैं। ठीक है। इसका कॉस्ट है, मान लीजिए आपको रिन्यूएशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो हर साल आपको 10,000 का और आउटफ्लो करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करते हो तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको लमसम पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो कि वो एनुअली लेते हैं। ठीक है। तो वो आपको कैश आउटफ्लो कई इंस्टॉलमेंट में हो गया, कई बारी में हो गया, उसकी भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। मोस्टली केसेस में जो आपको न्यूमेरिकल दिया होता है उसमें कैश आउटफ्लो एक सिंगल टाइम पीरियड में ही हो जाता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कैश आउटफ्लो सीरीज़ में दिया हुआ है, यानी ऐसे दिया हुआ है कि इस साल में आप 1 लाख लगाओगे, फिर आप 10,000 लगाओगे, फिर अगले साल 15,000 लगाओगे, तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगी, वैसे हमने पहले भी किया हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालोगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, वो देखिए आपकी 0 से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, और 0 से कम है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर देखो 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाएगा, वो प्रोजेक्ट आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा। वहीं अगर एनपीवी 0 से कम है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को कम करेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है। अगर एनपीवी 0 आता है तो उस केस में क्या होता है,
देखो यूजुअली ऐसे प्रोजेक्ट को हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एनपीवी ज़ीरो आ रहा है, मतलब आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, इतना इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन रहनी है, तो फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को यूजुअली हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन कैश बेनिफिट उससे अटैच्ड है तो ले भी सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेने से कंपनी की गुडविल बढ़ती है, तो हम उसको ले लेते हैं कई बार कि चलो इससे हमें गुडविल तो बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एनपीवी के बेस पे आप डिसीजन कैसे लेते हो। इसी तरह से मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है, लाइक ए और बी दो प्रोजेक्ट है, इनमें से आपको एक लेना है, तो दोनों की एनपीवी कैलकुलेट करके और जो ज़्यादा एनपीवी वाला प्रोजेक्ट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है उसको डिवाइड कर दो आप 1 + i रेज टू पावर n से। i यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n है नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से बना है, तो हम इसको दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, आप वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज़ की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करके दी होती है किस टेबल में? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में। तो यहाँ से अगर इस चीज़ की वैल्यू आपको दी हुई है तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इस तरह से अगर सीरीज ऑफ कैश फ्लो है तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी टेबल भी हमने देखी थी कि किस तरह से निकाली जाती है। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और इधर आपको एन दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का न्यूमेरिकल आपको दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है प्रोजेक्ट की। तो कॉस्ट दी हुई है आपको 50,000 रुपये, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है, अब आपको 4 साल के कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं। पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे में 10,000 और चौथे में 20,000। ठीक है, तो अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, रेट कितना दिया हुआ है? 10% और 4 सालों के लिए है। तो हर साल का यहाँ पे आप देखो ये 10% है और यहाँ पे N1 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होगी 0.9091। फिर N2 के लिए करोगे तो 0.8264, 3 के लिए ये आ जाएगी और 4 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू समझ आ गई आपको? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने कैसे निकाला है। 10% की कॉलम में हम गए और N1 के आगे ये वैल्यू थी, N2 के आगे ये थी, 3 के आगे ये थी और 4 के आगे ये थी। ये वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब इन कैश फ्लोज को आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20,000 इंटू दिस वैल्यू करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 10,000 इंटू दिस कर दोगे, इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे और इसका टोटल कर लोगे। अब इसका टोटल है 47,619 रुपीज़। अब आप एक चीज़ देखिए, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब कैश आउटफ्लो कितना था? कैश आउटफ्लो आपके पास था 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता लग गया है। यहाँ पे देखो आपका आउटफ्लो एक ही गो में हो रहा था, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे कैश इनफ्लो का दिया हुआ है, ऐसे ही आउटफ्लो का दिया हो, तो वो भी बहुत सिंपल है। आप ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के और उसको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें आई होप क्लियर है। अब हम इवैल्यूएशन करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मेरिट्स की बात करें तो पहली मेरिट तो ये है कि इसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ किया है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो पैसा हमें अलग अलग टाइम पे मिलता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना। ठीक है,
देन सेकंड जो है कि ये टोटल बेनिफिट्स को कंसिडर करता है। देखो जितने भी साल के लिए आपका प्रोजेक्ट चलेगा उतने साल के सारे प्रॉफिट हमने लिए हैं। जबकि पेबैक मेथड में क्या होता था, पेबैक मेथड इससे पहले हमने किया था, उसमें क्या होता था कि सिर्फ शुरू वाले ही जितने तक आपका पेबैक हो गया सिर्फ उतने ही, जितने में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई सिर्फ उतना ही जो बेनिफिट था वो कंसिडर किया जाता था। उसके बाद के जो प्रॉफिट थे वो इग्नोर कर दिए जाते थे। ठीक है। देन देखो इसमें हम डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट है वो लंबा चलने वाला है तो उसका डिस्काउंट रेट हम ज़्यादा रखते हैं। एक कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट आपका डिनोमिनेटर होता है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट होता है ना, 1+i, ठीक है, रेज टू पावर n। तो ये i डेनोमिनेटर में है, तो जितना ज़्यादा आप डेनोमिनेटर बढ़ाओगे उतना ही इस पूरे की वैल्यू कम आएगी। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा डिस्काउंट रेट होगी प्रेजेंट वैल्यू उतना ही कम होगी। तो उस केस में क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलने वाला है या बहुत रिस्की है, तो उस सिचुएशन में हम ज़्यादा डिस्काउंट रेट ले सकते हैं। वहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कम रिस्की है, जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या होता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अब आने वाले 1 साल के लिए सिचुएशन को फोरकास्ट करना आसान है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट 10 साल चलने वाला है, 15 साल चलने वाला है, तो 10 से 15 साल में वो सिचुएशन कैसी रहेगी वो फोरकास्ट करना मुश्किल है। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है। ठीक है। तो टाइम और रिस्क अगर किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा है तो हम डिस्काउंट रेट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में कम है तो हम कम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमने पढ़ा था ये चीज़ कि अल्टीमेट एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो अगर एनपीवी मेथड को हम फॉलो करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं, अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगी, अगर नेगेटिव एनपीवी है तो वो उसको रिड्यूस करेगी। ठीक है। तो ये आई होप ये मेरिट्स आपको क्लियर हैं एनपीवी मेथड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीमेरिट्स की कि क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। तो पहला तो ये है कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं देखूं पेबैक मेथड है वो काफ़ी सिंपल था अंडरस्टैंड करने में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, हालांकि ये बहुत बड़ी डीमेरिट नहीं है। देन डिफ़िकल्ट टू डिसाइड डिस्काउंट रेट। देखो डिस्काउंट रेट डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल काम है। हम यहाँ न्यूमेरिकल में तो कर देते हैं 10%, 15%, लेकिन मान लो अगर आपको एक्चुअल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आप कितने डिस्काउंट रेट लोगे, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है। उसके बाद देखो ये इनिशियल आउटले को यानी इनिशियल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखो मान लो एक प्रोजेक्ट है ए, एक है बी। ए प्रोजेक्ट की एनपीवी है 5,000 रुपये और बी प्रोजेक्ट की एनपीवी भी है 5,000 रुपये। अब एनपीवी मेथड ये कहता है कि जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा हो वो सिलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये दोनों पार पे हो गए। अब मान लो प्रोजेक्ट बी की एनपीवी है 6,000 रुपये। ठीक है। तो इस केस में आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करोगे क्योंकि उसकी एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन मान लो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं और यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। अब आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, अब तो ए वाला ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 20,000 लगाने पे 5,000 की एनपीवी मिल रही है, यहाँ आपको 1,00,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं 6,000 की एनपीवी लाने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल आउटले भी मैटर करता है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि एनपीवी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे तो हम ये देख के डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो एनपीवी कमाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो ये एनपीवी मेथड इग्नोर कर देता है। तो एक ये शॉर्ट कमिंग है इसमें। देन देखो ये तब भी रिलायबल नहीं होता जब लाइफ स्पैन अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही केस करते हैं हम, ए और बी का केस है। ए और बी की एनपीवी जो है वो सेम है, ये भी हमें 5,000 की एनपीवी दे रहा है और प्रोजेक्ट बी भी 5,000 की एनपीवी दे रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों का इनिशियल आउटले भी सेम है, मतलब 20,000 रुपये हमने यहाँ लगाने हैं और 20,000 का खर्चा हमने प्रोजेक्ट बी में करना है, दोनों की एनपीवी भी बराबर है। तो अब आप कहोगे कि दोनों सेम हैं,
लेकिन मान लो प्रोजेक्ट ए आपको एनपीवी देता है 2 साल के अंदर, 5,000 रुपये की एनपीवी आपको देता है 2 साल में। वहीं प्रोजेक्ट बी मान लो 10 साल लगाता है 5,000 रुपये कमा के देने में, यानी 5,000 रुपये की एनपीवी देने में। तो इस केस में आप किस प्रोजेक्ट को बेटर कहोगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज प्रोजेक्ट ए के अंदर आपको जल्दी ही रिकवर हो रहा है ना अमाउंट, जल्दी 5,000 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे 5,000 की एनपीवी कमाने में आपको 10 साल लग रहे हैं। लेकिन एनपीवी मेथड में तो हमने क्या कहा था कि एनपीवी देख के डिसाइड करना है, उसमें टाइम स्पेन की तो बात हुई नहीं, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है कि एक तो इनिशियल आउटले को कंसिडर नहीं करता, दूसरा कितने साल में आपने एनपीवी कमाई है वो भी कंसिडर नहीं करता है। सो आई होप एनपीवी मेथड का सारा जितना भी हमने डिस्कस किया है वो आपका क्लियर है। तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि एनपीवी मेथड के अंदर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह मैंने आपको पहले भी करवा दी थी, तो आज मैंने इसका एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया। उसके अलावा इसकी क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स हैं वो आप ज़रूर से याद रखिएगा। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।